दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज 11 मार्च है और आज इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पहला आर्टिकल है उसमें हम देख रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी अभी जो पाकिस्तान में नई सरकार बनी है उसके वो प्रेसिडेंट चुने गए। ठीक है, और वो कितने नंबर के प्रेसिडेंट हुए हैं? वो हुए 14 नंबर के प्रेसिडेंट। जैसे हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है कि सीजेआई शपथ दिलाते हैं, तो उसी तरह से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फैज ईसा, उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। ठीक है, और नई सरकार के अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो वो बने हैं शहबाज शरीफ। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। वो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। जो एक हमारे इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। ठीक है, ये हमारे मेंस पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो हमारे यहाँ जो सेटअप है उसके हिसाब से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? तो वो हैं 324 से लेकर 329 तक। ये हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल्स बताए गए हैं। और जो अगर इनके सेटअप की बात करें तो ये एक 3 मेंबर्ड बॉडी है। ठीक है, 3 मेंबर्ड बॉडी है, जिसमें से एक होते हैं वो होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। और अगर करेंट स्टेटस की बात करें तो अभी जो सीईसी हैं वो हैं राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार है। और 2 जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो एक तो अरुण गोयल थे और एक थे अनूप चंद्र पांडे। अरुण गोयल ने अभी इस्तीफा दिया और अनूप चंद्र पांडे की बात करें तो वो पिछले महीने ही वो रिटायर हुए हैं। तो एक तरह से अभी 1 मैन आर्मी की तरह इलेक्शन कमीशन हमारा काम कर रहा है। और इलेक्शन कमिश्नर के पिछले कुछ महीने से चर्चा में इसलिए भी बना हुआ है कि इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग सरकार एक नया कानून लेकर आई है। और अगर उस नए कानून में नई करंट प्रोसीजर की बात करें तो उसमें यह है कि एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी जिसमें लॉ मिनिस्टर होंगे और 2 जिसमें कि केंद्रीय सचिव होंगे। वो लोग 5 नाम को फाइनल करेंगे और वो 5 नाम फाइनल करके एक 3 मेंबर्ड कमेटी को आगे बढ़ाएंगे। और अगर उस 3 मेंबर्ड कमेटी की बात करें तो उसमें एक हमारे पीएम होंगे। ठीक है, एक होंगे कैबिनेट मिनिस्टर और उसमें एक अपोजिशन के लीडर होंगे। ठीक है, और अगर अपोजिशन का लीडर नहीं है तो वहाँ पे लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी उसमें होंगी। तो ये तीनों लोग मिलके उसको फिर एक फाइनल करेंगे नाम, और वो होंगे हमारे फिर जो इसके मेंबर बनते हैं, इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। और सारा जो खेल है वो इसी में है। इसमें कैसे है आप देखिए, अगर 3 मेंबर कमेटी में अगर मेजोरिटी की बात होगी तो वहाँ तो 2 मेंबर तो ऑलरेडी सरकार से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पीएम और एक कैबिनेट मिनिस्टर। तो हर तरह से जो नया अपॉइंटमेंट होगा पूरा प्रोसीजर आपको एक तरह से फेवरेबल होगा गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इसी को लेके थोड़ा सा इशू है। और अभी इलेक्शन का सीजन है तो इसको जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अपने अपने हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो अभी आए थे चुनाव दौरे, बंगाल के दौरे पे, चुनाव की तैयारियों को देखने, और यहाँ से लौट के गए तो सरकार को ये उम्मीद थी कि वो अपना रिपोर्ट देंगे, उसके हिसाब से वहाँ पे मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती कर दी जाएगी पूरे इलेक्शन के प्रोसीजर को देखरेख करने के लिए। लेकिन उन्होंने आते ही इस्तीफा दे दिया। तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि हो सकता है कि जो दिल्ली के बॉसेस की जो इच्छा थी वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अच्छा किया, इस्तीफा दे दिया। और कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी आपने देखा होगा बंगाल में एक सिटिंग जज ने, उन्होंने भी रिजिग्नेशन दे के बीजेपी ज्वाइन किया है और वो इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। तो कुछ अपोजिशन की पार्टी ये भी कह रही है क्या हो सकता है ये भी तो नहीं इलेक्शन में कूद रहे हैं। तो यही सब बातें हैं और इसको आप बिल्कुल इसको ध्यान करिएगा। इसमें जो आर्टिकल्स इससे रिलेटेड हैं उनको भी कंसीडर करिएगा, और थोड़ा सा ये जो नया अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसको भी आप रिवाइज करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक न्यूज़ ये आई है कि अभी आपने देखा होगा कि एक 4 नेशन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है EFTA, उसने और इंडिया ने मिलकर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का साइन किया है। ठीक है, और अगर उस 4 नेशन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की बात करें उसके मेंबर्स कौन कौन है, तो एक मेंबर आइसलैंड है, एक नंबर है लिंकनस्टाइन, एक है नॉर्वे और एक है स्विट्ज़रलैंड। इन सारे ने मिलकर एक अपना ये जो ट्रेड पैक्ट है वो साइन किया है, और उसके हिसाब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप का होगा ये। और उसमें ये बात रखी गई है कि
100 बिलियन इंडिया में वो इन्वेस्ट करेंगे अगले 15 साल के पीरियड के लिए, ठीक है। और जिससे कहते हैं कि अगर ये इन्वेस्टमेंट अगर अच्छे से फ्रूटफुल हो जाता है तो इंडिया में लगभग 10 लाख के अराउंड जॉब यहाँ पे जनरेट की जाएंगी, ठीक है। तो जो ये ट्रेड डील है वो बहुत दिन से इसके लिए नेगोशिएशन चल रही थी, और अभी आपने हाल में ही देखा होगा बहुत सारी ऐसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप की नेगोशिएशंस वो भी पैरेलली चल ही रही हैं, ठीक है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, अगला न्यूज़ से ज़्यादा ये अभी जो इंडियन एक्सप्रेस का जो अड्डा चल रहा है, ये एक तरह से कॉन्फ्रेंस टाइप का, उसमें अब आने वाले हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, ठीक है। तो कल के अखबार में आप देखिएगा इनके जो व्यूज़ पॉइंट है वो आप उनको ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। चलिए, और ये सब तो हमारे हिसाब से काम का न्यूज़ है नहीं, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, ये सब भी सब काम के हैं नहीं सारे, अभी तो एक तरह से चुनावी सीजन है तो खास करके इसमें काम के न्यूज़ उतने होते हैं नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं थोड़ा एडिटोरियल की तरफ। हाँ, ये हमारे आईआर जो आता है बीपीएससी में, उसके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप इसको जो इंडो यूएस रिलेशन है उससे यहाँ पे आप कुछ पॉइंट यहाँ से इसमें स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो हम अभी जैसे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे होंगे आप, तो ये देखे होंगे कि वहाँ भी एक तरह अभी पॉलिटिकल सीजन ही चल रहा है, वहाँ भी इलेक्शन ड्यू है, तो अपनी अपनी सब तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप उधर अपना कैंपेन चला रहे हैं, बाइडेन अपना कैंपेन चला रहे हैं। तो ये आर्टिकल बेसिकली ये फोकस कर रहा है कि ये चुनाव आते हैं जाते हैं, नए प्रेसिडेंट बनते हैं, लेकिन जो हमारा रिलेशन है अगर हम पीछे कुछ टर्म्स से देखें तो धीरे धीरे करके ये अपवर्ड ही इसका ग्राफ गया है, ठीक है। तो इसको पीछे जाकर अगर हम देखें तो बिल क्लिंटन के एक तरह से जो टूर हुआ था वो भी लगभग 24 ईयर्स हो गए उसके, तो उस टूर के बाद से धीरे धीरे करके इंडो यूएस रिलेशन इम्प्रूवमेंट की तरफ ही बढ़ा है। तो अभी भी हमने देखा कि ट्रंप के टाइम पे भी हम ठीक ही रिलेशन हमारा रहा, उसके बाद बाइडेन का जो रिजीम है उसमें भी हमारा अच्छा ही रिलेशन है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अब चूँकि कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस भी हो रहे हैं कि हो सकते हैं ट्रंप भी आ सकते हैं, तो ये इस आर्टिकल के थ्रू ये कहा जा रहा है कि सरकारें आएंगी जाएंगी, जैसे एक अटल जी का हमारा डायलॉग था, लेकिन देश चलते रहना चाहिए। तो ये जो रिलेशनशिप है इंडो यूएस की वो प्रॉस्पर होनी चाहिए, और उसी के हिसाब से इसमें ये कहा गया है कि अब इंडिया को भी यूएस की कैसी ट्रेड पॉलिसीज़ आगे रहने वाली हैं उसके हिसाब से अपने आप को इंडिया को भी कैलिब्रेट करना होगा, ठीक है। क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कभी भी इंडो यूएस रिलेशन के बीच में जो ट्रेड रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको नहीं आने दिया। हमने देखा होगा कि ट्रंप के रेजिम में ये थोड़ा कुछ इश्यूज उसमें एराइज हुए थे, क्योंकि जो ट्रंप थे उन्होंने उनका साफ कहना है कि हम जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन के लिए जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट है उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन बाइडेन का ये कहना है कि वो कॉमर्शियल इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन है उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो अब यही कहा जा रहा है कि इसको हम कंसीडर करते हुए ये चीज़ देखें, और इस आर्टिकल के थ्रू ये भी कहा जा रहा है कि हम अपना एक डोमेस्टिक रिफॉर्म एजेंडा को लेकर आगे बढ़ें, जिससे कि जो भी सरकार वहाँ बनती है और उसकी क्या ट्रेड पॉलिसीज़ रहती है उसके हिसाब से हम कोप अप कर पाएँ, ठीक है। चलिए, ये सब कुछ लाइंस हैं, इसको आप अपने मेंस में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक ये आर्टिकल है, ये भी आप जो हमारे पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी बातें अपनी रखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के इर्द गिर्द रखते हैं, ठीक है। आप देखिए स्टार्ट ही इसका है एक बहुत अच्छे कोट से, डिसेंट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। आप देखिए कितना चाहिए, आप इसको ऐसे में यूज़ कर सकते हैं और मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस आर्टिकल के व्यू से जो अभी इधर एससी के कई सारे जजमेंट आए हैं, कई सारे नोटेशंस आए हैं, और जिसके थ्रू फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बहुत अच्छी और बहुत सॉलिड बातें कही गई हैं। अभी हाल में एक ऑब्जर्वेशन दिया उन्होंने कि एवरी क्रिटिसिज्म ऑफ द स्टेट स्पेशली व्हेन विद इन लेजिटिमेटेड बाउंड्स डज नॉट अमाउंट टू ऑफेंस। ये भी देखिए कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन है उनका। तो ये सारी बातें वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत रखते हैं। और एक यहाँ पे एक केस का भी जिक्र है, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और ये भी था किसके लिए, फ्री स्पीच के लिए था,
ठीक है। और इसमें ये कहा गया है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनको अपने स्पीच पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए और इसमें आपको काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो कोट्स हैं वो भी, अच्छा एक इसमें जस्टिस बीबी नागरत्ना का भी आपको स्टेटमेंट है जो वो लिखती हैं, बताती हैं। इट इज़ ओनली व्हेन देयर इज डिसेंट दैट डिफरेंट आइडियाज एज वुड एमर्ज विच में असिस्ट द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव और इनोवेट अपॉन इट्स पॉलिसीज। तो बीबी नागरत्ना का एकदम नोटेशन था ये कि अगर किसी भी तरह का डिफरेंस होता है आइडियाज़ में या कोई डिसेंट क्रिएट होती है तो वो एक तरह से गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को और इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए इसको आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये कॉमनवेल्थ के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, तो इसमें कुछ उतना खास है नहीं, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, हमारे काम का नहीं है ये आयुष सिस्टम और जो एक हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है उसके रिगार्डिंग है, ये भी कुछ खास नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही अड्डा में कल आज आने वाले हैं वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। चलिए क्रिकेट के मतलब क्रिकेट सॉरी स्पोर्ट्स पेज पे भी कुछ खास ऐसा न्यूज़ नहीं है। हाँ एक न्यूज़ आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि अभी सात्विक और चिराग की जोड़ी ने एक नया और टूर्नामेंट अपना जीत लिया है, वो जीता है इन्होंने फ्रेंच ओपन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी पेज पे भी कुछ खास ऐसा न्यूज़ नहीं था जो कि हम लोग इसको कंसीडर कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। हाँ अब एक न्यूज़ है टाइगर सफारी की। अभी पिछले वीक में इस पे एक अच्छा सा डिस्कशन हमारा हुआ है न्यूज़ पेपर का, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें भी इस टाइगर सफारी पे अच्छी बातें की गई हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। एक टाइगर सफारी अभी काफ़ी चर्चा में रही है, वो टाइगर सफारी रही है चर्चा में पखराऊ में, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये होगा मतलब एक तरह से प्रस्तावित है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, ठीक है। और उसी के रिगार्डिंग अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आया है और उन्होंने ये कहा है कि एक कमेटी बनाएंगे हम, और वो कमेटी एक गाइडलाइंस बनाएगी, 3 महीने के अंदर गाइडलाइंस बनाकर देगी कि कहाँ पे बनेगा टाइगर सफारी और कहाँ पे नहीं बनेगा, और उसके क्या क्या एक तरह से गाइडलाइंस होनी चाहिए, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए, वो सारी बातें इसमें वो कमेटी हमारी वो उसकी देख रेख करेगी। अगर टाइगर सफारी की बात करें तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है उसमें कहीं भी इसकी बात नहीं की गई है। एक सेकेंड। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, वो तो साफ कहता है कि किसी भी तरह का कोई कॉमर्शियल टूरिस्ट लॉजेज हो या होटल हो, जूज हो या सफारी पार्क, वो नहीं अंदर बनाया जाएगा किसी भी सेंचुरी में। हाँ एक बात उन्होंने कही थी कि अगर अप्रूवल होता है नेशनल बोर्ड का फॉर वाइल्ड लाइफ तो कुछ बात इसमें करी जा सकती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर देखें कि टाइगर सफारी का कंसेप्ट आया कहाँ से, तो ये पहली बार गाइडलाइंस जारी की गई थी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा 2012 में। और उसमें ये कहा गया था, जब उन्होंने गाइडलाइंस जारी की थी टूरिज्म पे, तब उसमें इन्होंने कहा था कि इस तरह का अगर कुछ एस्टेब्लिशमेंट है सफारी टाइप का, वो आप बफर एरिया में कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स है, ठीक है। चलिए तो टाइगर सफारी पे जो बहस चल रही है उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, और इससे आपको कुछ काउंटर आर्गूमेंट भी मिल जाएंगे, कुछ इसके व्यू पॉइंट भी हैं, और आप इसको ज़रूर देखिएगा। और इसमें आप एक काउंटर पॉइंट आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं कि 2016 की गाइडलाइंस में ये कहा गया था कि टाइगर सफारी वहीं बनाया जा सकता है जहाँ पर कि जो टूरिस्ट पॉसिबिलिटी जितने भी है उसको 100% एक तरह से एक्वायर कर लिया गया है, वहाँ पे आप टाइगर सफारी बनाने का सोच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है, अभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो AI चैटबॉट्स हैं वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं, और अभी रिसेंटली BPSC में इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया भी था। तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है या जो भी पॉइंट इसमें आते हैं या कोई टर्म आता है या कोई एब्रिविएशन है या कुछ आता है, ये इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस आर्टिकल में हम देखें तो एक कंपनी है इन्फ्लेक्शन AI, उन्होंने अपना एक चैटबॉट लॉन्च किया था जिसका नाम था PI। और PI का अगर देखें फुल फॉर्म क्या है तो वो है पर्सनल इंटेलिजेंस,
ठीक है। उन्होंने अपना एक अभी उसका अपडेट वर्जन लॉन्च किया है, जिसको वो कहते हैं कि एकदम बहुत ही बेहतरीन है ये। और जितने भी चैटबॉट्स अभी अवेलेबल हैं, ये इन कंपनी इन्फेक्शन एआई का कहना है कि और भी जो चैटबॉट्स हैं वो एक तरह से मैकेनिकल मोड में है, लेकिन जो हमारा है वो थोड़ा ज़्यादा ह्यूमन टच लिए हुए है, ठीक है। तो इसको बनाया है किस कंपनी ने? इन्फ्लेक्शन एआई। इसका नाम है पीआई, जिसका कि मतलब हुआ पर्सनल इंटेलिजेंस। और ये इम्पैथेटिक है, हेल्पफुल है और सेफ है। और इसको पहले सबसे पहले लॉन्च कब किया गया था? तो सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था मई 2013 के अंदर, ठीक है। अभी इसका नया अपग्रेडेड वर्जन आया है और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी जो एक तरह से इसकी जो यूएसपी है वो ये है कि रियल टाइम वेब सर्च कैपेबिलिटी है इसकी। और अगर इसको हम चैटबॉट से कंपेयर करेंगे तो आपको ध्यान होगा कि चैटबॉट रियल टाइम नहीं है, अपडेटेड नहीं है, वो 2 साल पहले की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक और आप टर्म ध्यान रखिएगा, LLM, जिसका कि फुल फॉर्म है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये जरूर ध्यान में रखिएगा। जैसे कि अभी आपको ध्यान होगा बीपीएससी में चैट जीपीटी का फुल फॉर्म ही पूछ लिया था, है ना। तो ऐसे जो कुछ टर्म आते हैं आप उसको बिल्कुल ध्यान में रखा कीजिए, ठीक। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। और ये थोड़ा इंटरेस्टेड है और एनवायरनमेंट के पर्पज़ से भी ये हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है। हम इसको इसके एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं ऐसे में भी मेंस के आंसर राइटिंग में, ठीक है। चलिए इसमें बात की गई है बायो सीएनजी की, ठीक है। और इसके थ्रू फर्टिलाइजर से भी बना सकते हैं, सॉरी, ठीक है। और ये एक तरह से हमारे फार्मर के इनकम को सप्लीमेंट करने वाला ही एक चीज़ है ये, ठीक है। अब इसमें क्या बात की गई? इसमें बात की गई है गुजरात का जो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इंडिया का पहला और एकमात्र गैस फिलिंग स्टेशन बनाया गया है, जो कि फुल्ली बेस्ड है डंग फ्रॉम कैटल एंड बफेलोज पे, ठीक है। तो ये बायो सीएनजी आउटलेट कहाँ पे है? ये है दामा विलेज ऑफ देसा तालुका, ठीक है। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये है बनासकांठा। और इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया है बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन ने, ठीक है। और उनका कहना है कि पर डे 550 to 600 kg ऑफ गैस यहाँ पे जनरेट की जाती है। और उसके लिए फॉडर क्या यूज़ करते हैं ये लोग? 40 टन ऑफ डंग। और उसके बगल में इसका प्लांट है। और ये इतना बढ़िया से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है। ये लोग आस पड़ोस के जितने भी इन्होंने फार्मर से कंसल्ट कर रखे हैं वहाँ से दूध तो लेते ही हैं, और ये उनसे पर डे 2 टाइम्स वो ट्रैक्टर से वो फेरी करवाते हैं और उनसे डंग कलेक्ट करते हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि जो फार्मर के इनकम को सपोर्ट करने की बात हो रही है या इम्प्रूव करने की बात हो रही है, उसमें भी एक इस तरह का मॉडल बहुत अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ था जो कि कूनू के रिलेटेड था, सॉरी कहीं पीछे रह गया है, एक सेकंड, हाँ चलिए यहाँ, ठीक है। अब ये न्यूज़ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा कि जो कूनू नेशनल पार्क है जहाँ पर से क्या जो चीते मंगाए गए थे, कहाँ से? 2 कंट्री से मंगाए गए हैं, साउथ अफ्रीका से और नामीबिया से। उनको लाके यहाँ कूनू नेशनल पार्क में रखा गया। और खुशखबरी ये है कि अभी 5 शावकों का जन्म हुआ है। और अगर टोटल न्यूबॉर्न की बात करें तो केवल 13 तो इसी साल हुए हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से बहुत रिलीफ का मोमेंट है जो हमारी पर्यावरण मंत्रालय है उसके लिए। क्यों? कि अच्छा ये किसका पार्ट है? ये है पार्ट है प्रोजेक्ट चीता का। अब थोड़ी उसकी बात करते हैं। आपको पता होगा कि चीता हमारे यहाँ पहले पाए जाते थे, लेकिन 1952 में वो एक तरह से हमारे यहाँ से विलुप्त हो गए, ठीक है। तो उसको फिर से यहाँ पे उसकी आबादी को सेटल करने की, उसकी आबादी बढ़ाने की बहुत सारी कोशिशें हुई। और उसी के सीरीज में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उन्होंने चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसको ऑफिशियली एक तरह से इम्प्लीमेंट किया गया 17 सितंबर 2022 को। और ये 17 सितंबर क्या है? ये हमारे मोदी साहब का बर्थडे भी है। तो इसी दिन नामीबिया से और जो साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए गए उसको कूनू नेशनल पार्क में रखा गया। अच्छा, कूनू नेशनल पार्क की बात करें
तो ये पहले क्या था, ये पहले था एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। और उसको फिर बाद में दर्जा दे दिया गया नेशनल पार्क का, और ये कब दिया गया, ये दिया गया आपको 2018 में, ठीक है। तो अब जैसे आए थे वहाँ से सारे चीते, तो उस समय 20 के करीब आए थे, और 20 के करीब आए थे, और कुछ दिन में देखा गया कि 7 के करीब मर गए। और उस समय ये बहुत विवादों में घिर गया था कि हो सकता है अब यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि आप 20 लेकर आए और उसमें से 7 तो आपके मर गए हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो अनसर्टेनिटी, पूरे जो हमारे प्रोजेक्ट चीता है उस पे अनसर्टेनिटी के एक तरह से बादल मंडराने लगे थे, तो लग नहीं रहा था कि यहाँ पे सक्सेस होगा। तो अब इसको एक तरह से इतना ज़्यादा इसमें कंसर्न्स हो गई कि जो हमारे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री की तरफ से इसके देखरेख का जिम्मेदारी एक तरह से दे दिया गया NTCA को, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को। उन्होंने अपनी टीम को पूरा अच्छे से रीऑर्गेनाइज किया, और उन्होंने बहुत ही शिद्दत से वहाँ पे काम करना स्टार्ट किया। और बाद में ये भी पता चला कि कुछ जो चीते गुजरे वो पहले से ही उनके अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज रही होंगी, तो वो यहाँ के जो माहौल है यहाँ पे एडप्ट नहीं कर पाए। अब चूंकि वो धीरे धीरे एडप्ट हो रहे हैं, और उसका सबसे बड़ा जो साइन है वो है नए लोगों का, वहाँ पे नई आबादी में नए लोगों का प्रवेश होना, नए शावकों का आना। तो इस तरह से ये दिखा रहे हैं कि वो इस जो हमारा पूरा सेटअप है उसमें एडप्ट हो चुके हैं, और वो स्ट्रेस्ड नहीं है। अगर न्यू प्रोजेनी आ रही है इसका मतलब वो अब स्ट्रेस्ड नहीं है, वो यहाँ के एनवायरनमेंट से पूरी तरीके से घुल मिल गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट चीता के लिए बहुत ही अच्छी साइन है, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।